पॉलिटिक्स की खबरें आपको बताते हुए काफ़ी वक्त हो गया। आपको चैनल पसंद आ रहा है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। चैनल की कामयाबी के लिए आप सभी का बहुत बड़ा किरदार है कि आप हमें पसंद करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करके हौसला अफजाई भी करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते भी हैं। तो आज हम फिल्म की बात करेंगे, फिल्मी दुनिया की बात करेंगे। हम आज एक ऐसे फिल्मकार के बारे में बात करेंगे जिसको सनकी कहा जाता था, बल्कि कुछ लोग तो उसे पागल तक कहते थे। लेकिन उस फिल्मकार ने क्या फिल्म बनाई, वो ऐतिहासिक फिल्म बन गई। और वो फिल्म सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी सिनेमा चलता है, जहाँ जहाँ भी सिनेमा की कद्र है, वहाँ पर उस फिल्म को आज भी बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। उस फिल्म का नाम है मुग़ल आज़म। और जिसको सनकी कहा जाता था, जिनको पागल तक कहा जाता था कि पागल डायरेक्टर है, जुनूनी डायरेक्टर हैं, वो थे के आसिफ, करीमुद्दीन आसिफ। करीमुद्दीन आसिफ ने मुग़ल आज़म बनाने का जो उनका सपना था, वो वहाँ से उनके अंदर जज्बा पैदा हुआ कि उन्होंने एक ड्रामा देखा जिसका नाम अनारकली था। अनारकली उनको इतना पसंद आया, उन्होंने ठान लिया कि मैं मुग़ल आज़म फिल्म बनाऊंगा। मुग़ल आज़म फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। ये पार्टीशन से पहली बात है, लेकिन बाद में पार्टीशन का वक्त आया तो कुछ लोग इधर के उधर चले गए जो फिल्म के कलाकार थे। करीमुद्दीन आसिफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बाद में, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे को फिर बरकरार रखा और फिर उन्होंने ये ठाना कि मैं मुग़ल आज़म ज़रूर बनाऊंगा। दोबारा से उन्होंने इस फिल्म के बारे में सोचा। अब पैसा कहाँ से आए, इसके लिए भी लोगों को राज़ी किया गया। राज़ी मेरे नाम उनका जहन में नहीं आ रहा है, शायद उनका शाहनूर मिस्त्री कुछ ऐसा नाम था। तो उनको मालूम चला कि वो काफ़ी पैसे वाले हैं, लेकिन फिल्मों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर अकबर के किरदार में उनकी दिलचस्पी है और वो अकबर को काफ़ी पसंद करते हैं। काफ़ी उन्होंने अकबर के बारे में पढ़ा भी है, मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में। तो करीमुद्दीन आसिफ उनसे मिले और उन्होंने इस तरीके से बताया अकबर के किरदार के बारे में कि जैसे सामने अकबर को ही ला करके खड़ा कर दिया हो। वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मैंने ये तय किया है कि मैं आपकी फ़िल्म में पैसा लगाऊंगा। अब फिल्म में कलाकारों का चयन शुरू होता है। अकबर के किरदार के लिए पहले के आसिफ को एक और कलाकार पसंद थे, क्योंकि उनकी आंखें बहुत गज़ब की थी। उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन बाद में ये हुआ कि वो जो कलाकार चुना था आसिफ ने, उसकी एक दुर्घटना में आंखें ही चली गईं। अब आसिफ का ये सपना टूट गया और फिर आसिफ ने ये सोचा कि अकबर के किरदार के लिए किसे लिया जाए जिनकी आवाज़ भी दमदार हो। फिर आसिफ ने अकबर के किरदार के लिए चुना पृथ्वीराज कपूर को। पृथ्वीराज कपूर उस वक्त बड़ा नाम। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर साहब से किसी तरह आसिफ ने मुलाकात की, उनको राज़ी किया। पहले वो राज़ी नहीं थे, लेकिन किसी तरीके से राज़ी किया गया। अब फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। फिल्म में लिया गया दिलीप कुमार, मधुबाला, अजीत, पृथ्वीराज कपूर, इनको लिया गया। और फिल्म में जो गीत आप सुनते हैं आज वो गीत काफ़ी पॉपुलर है और हमेशा पॉपुलर रहेगा। प्यार किया तो डरना किया, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी थी। आपको बता दूं कि इस फिल्म को करीब 150 बार लिखा गया और ये गीत शकील बदायूनी ने लिखा था। शकील बदायूनी गीत लिखते थे, आसिफ को दिखाते थे, आसिफ रिजेक्ट कर देते थे। बाद में जब उन्होंने ये गीत लिखा और तब नौशाद ने कहा कि आसिफ साहब ये गीत बहुत शानदार है, आप इसे ही रहने दीजिए। और वो गीत की फिर शूटिंग शुरू हुई और किस तरीके से वो आसिफ ने शीश महल बनाया, काफ़ी उसमें ख़र्च आया। यहाँ मैं आपको एक किस्सा बड़ा मशहूर बताता हूँ। फिल्म में आपने देखा होगा एक लास्ट का सीन है जिसमें अनारकली को बादशाह अकबर चिनवाते हैं। तो जब चिनवाने का वक्त आया, चूँकि फ़िल्म में पैसा काफ़ी लग चुका था और फिल्म को बनते बनते 13 साल हो चुके थे, इसके कलाकार भी काफ़ी बोर हो चुके थे। सोचते थे, कई कलाकार तो ये तक कहते थे कि आसिफ साहब कब हमारा पीछा छोड़ेंगे, हमें इस फिल्म को बनाते बनाते 13 साल हो गए, आखिर कब बनेगी ये फिल्म। तो बहरहाल अनारकली को चिनवाने का जो सीन है, आसिफ ने कहा, जो फिल्म में पैसा लगा रहे थे फाइनेंसर, उनसे कहा कि आप संगमरमर की ईंटें मंगा लीजिए। तो उन्होंने कहा अरे संगमरमर की ईंटें किस लिए, क्योंकि पहले ही इतना ज़्यादा वज़न पैसों का पड़ चुका था कि वो अब और ज़्यादा खर्च करना उनके भी हैसियत से एक तरीके के बाहर की बात हो गई थी। आसिफ से इसको लेकर के लड़ाई झगड़े भी होते थे।
उन्होंने कहा कि अरे ईंटें वैसे ही मंगा करके चिनवा दीजिए, अनारकली को सीन आप पिक्चराइज कर लीजिए। लेकिन आसिफ ने एक बात कही कि देखिए, अनारकली को बादशाह अकबर चिनवा रहे हैं, कोई गरीब मजदूर नहीं, इसलिए ईंटें भी संगमरमर की होनी चाहिए। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि आसिफ का नज़रिया क्या था। आसिफ करीमुद्दीन आसिफ, जिन्होंने बॉलीवुड को मुग़ल आज़म जैसी फ़िल्म दी जो आज भी सुपर डुपर हिट है। और इस फिल्म में की एक और किस्सा आपको बताता हूँ। फिल्म में बड़े ग़ुलाम अली खां को लिया जाना था, जो उस वक्त ज़बरदस्त उनकी आवाज़ थी। तो नौशाद ने कहा कि ये जो गीत है जो बैकग्राउंड में बजता है, अनारकली और सलीम जब मिलते हैं, तो इसको बड़े ग़ुलाम अली खां साहब ही गा सकते हैं। बड़े ग़ुलाम अली खां साहब के पास करीमुद्दीन आसिफ पहुँचे और उनसे कहा कि मैं अपनी फ़िल्म में आपसे गीत गवाना चाहता हूँ। चूँकि बड़े ग़ुलाम अली खां इस तरीके के फ़िल्मों में गीत गाने के ख़िलाफ़ थे। अब उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उस ज़माने में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जैसे जो गायकार थे, जो इतने पॉपुलर थे, वो 300 रुपये, 250 रुपये या 400 रुपये गीत के लिया करते थे। तो बड़े ग़ुलाम अली खां साहब ने आसिफ को टालने के लिए कह दिया कि मैं तो 25,000 रुपये लूँगा। आसिफ ने तुरंत 10,000 रुपये की गड्डी निकाली और कहा कि ये लीजिए खां साहब, 10,000 रुपये एडवांस लीजिए। अब चूँकि ग़ुलाम अली खां साहब के पास ना करने के लिए कोई जवाब ही नहीं था, और फिर वो 25,000 रुपये उन्होंने लिए और वो गीत गाया जो कि मुग़ल आज़म के बैकग्राउंड में उनकी आवाज़ में बजता है। इसी तरह जब संगीत की बात आई कि संगीत के लिए किसको चुना जाए, तो संगीत सम्राट नौशाद का नाम चूँकि सबकी ज़बान पर था, वो कई फिल्मों में संगीत भी दे चुके थे। तो के आसिफ ने संगीतकार नौशाद के पास पहुँचे और एक हाथ में बैग वो नोटों से भरा हुआ। संगीतकार नौशाद से कहा कि आप मेरी फ़िल्म में संगीत दीजिए। नौशाद ने कहा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, क्योंकि मैं पहले ही 1 या 2 फिल्मों में संगीत दे रहा हूँ, वहाँ पर उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। तो आसिफ ने कहा कि आपको शायद ये लगता है कि मैं आपको सही पैसे नहीं दे पाऊँगा। और फिर आसिफ ने 50,000 रुपये की गड्डी उनके हारमोनियम पर फेंक दी कि ये उठाइए आप और पैसा लीजिए और फिल्म में काम कीजिए। अब आप नौशाद को देखिए कि नौशाद ने वो पैसा उठाया और खिड़की के बाहर फेंक दिया और आसिफ से कहा कि आप मेरे संगीत की कीमत पैसे से लगाते हैं, मैं पैसे के लिए संगीत नहीं दिया करता। ठीक है, मेरी ज़रूरतें हैं, घर चलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप मेरे संगीत को पैसे से मत तोलिए। और अब मैं आपकी फ़िल्म में ज़रूर संगीत दूंगा, मगर मेरी शर्त यह है कि मैं आपकी फ़िल्म में संगीत जब दूंगा, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा। जी हाँ, ये हकीकत है। कई जगह बात लिखी हुई है कि उस ज़माने के संगीत सम्राट नौशाद साहब ने मुग़ल आज़म फ़िल्म में बग़ैर 1 पैसे के संगीत दिया था। 1 रुपया भी उन्होंने फ़िल्म से नहीं लिया था। वो इतने खुददार शख्स थे। अब आज के ज़माने में हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि करोड़ों में बात जाती है, फिल्में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनती हैं, और उसके बावजूद भी फ़िल्म में ना कोई ऐसा गीत बन पाता है, ना कोई उसमें संगीत होता है। बल्कि हकीकत यह है कि अगर आप सिनेमा पर, थिएटर पर फिल्म देख रहे हैं और कोई गीत आज के दौर में आ जाए, तो आपके मन में हमेशा यही बात आती है कि ये किसी तरीके से ये गीत जल्दी से ख़त्म हो जाए और फिल्म की जो स्टोरी है हम उसे देखें। और उस ज़माने में फिल्मों की जान गीत हुआ करते थे, गीत लिखते थे। कैसे लोग, शैलेंद्र जैसे लोग लिखते थे, हसरत जयपुरी जैसे लोग लिखते थे, शकील बदायूनी जैसे लोग लिखते थे। ये लोग, आनंद बख्शी साहब ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, गुलजार साहब भी काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो उस ज़माने के में आप समझ सकते हैं कि गीतों की क्या बात हुआ करती थी। साहिल लुधियानवी जैसे लोग गीत लिखा करते थे। तो किस तरीके से ये फिल्म मुग़ल आज़म कंप्लीट हुई, और जब ये मुग़ल आज़म कंप्लीट हो गई तो जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया था उन्होंने कहा कि आसिफ, अगर ये फ़िल्म फ्लॉप हो गई तो हमारा क्या होगा। मगर आसिफ का जज्बा देखिए, आसिफ का यकीन देखिए कि आसिफ ने ये कहा कि कुछ भी हो जाए ये फ़िल्म फ्लॉप नहीं हो सकती है। और इसके बारे में आपको एक बात और बताता हूँ कि जब फिल्म ये मुकम्मल हो गई और दिखाई गई लोगों को, वहाँ पर कुछ लोगों को, जो टीम के लोग थे उनको दिखाई गई, जिन्होंने पैसा लगाया था उनको भी दिखाई गई,
तो जब फिल्म ख़त्म हो जाती है तो उन्होंने कहा कि आसिफ ये तो एक अधूरापन सा हो गया कि अनारकली सलीम को छोड़ करके चली गई, आगे क्या, तो आगे भी कहानी तो होनी चाहिए थी। तो आसिफ ने ये कहा कि मेरी फिल्म की कामयाबी की यही दलील है कि इस फिल्म को देखने के बाद भी दर्शकों में एक प्यास रहती है कि काश आगे भी कुछ होता। यही मेरी फिल्म की कामयाबी की दलील है जो इस फिल्म को बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट बनाएगी। और वाकई में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई और ये फिल्म मिनर्वा में रिलीज़ हुई थी, मुंबई में मिनर्वा टाकीज़ में, तो उस ज़माने में ये फिल्म ज़बरदस्त तरीके से हिट हुई और पूरे देश में इस फिल्म का डंका बज गया। आज भी इस फिल्म को ऐतिहासिक फिल्मों में गिना जाता है। कहते हैं कि जिसने मुग़ल आज़म नहीं देखी तो उसने कुछ नहीं देखा। इस फिल्म को देख करके न जाने कितने लोगों ने एक्टिंग सीखी है। इस फिल्म में हर एक एक्टर ने कमाल का रोल अदा किया है। आप इस फिल्म में ये देखिए कि एक कैरेक्टर है संग तराश का, जिस पर यह गाना पिक्चराइज हुआ है, क्योंकि रफ़ी साहब का एक ही गाना इस फिल्म में था, जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। तो ये गाना संग तराश पर पिक्चराइज हुआ है। आप उस संग तराश की एक्टिंग देख लीजिए, उसका रोल देख लीजिए कि कितना ज़बरदस्त रोल फिल्म में था। मधुबाला को देख लीजिए, अजीत को देख लीजिए, दिलीप कुमार को देख लीजिए, पृथ्वीराज कपूर को देख लीजिए। आज ये लोग हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए ये कहीं ना कहीं सिनेमा पर एक ऐसी छाप छोड़ गए हैं कि जिसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। अब मुग़ल आज़म जैसी फ़िल्म तो बहुत दूर रही, मुग़ल आज़म की फ़िल्म की नकल भी नहीं कर सकते हैं। कुछ डायरेक्टरों ने बाद में नकल करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि नकल भी अकल से होती है। उनकी फ़िल्में ज़रूर थोड़ी बहुत कामयाब हो गई, लेकिन वो के आसिफ जैसा जज्बा फ़िल्म बनाने का नहीं ला पाए। दिलीप कुमार ने कुछ वक्त पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस वक्त ये फिल्म करीमुद्दीन आसिफ के बेटे ने इसको ब्लैक एंड वाइट से कलर किया था, तब दिलीप कुमार ने उस वक्त एक बात कही थी कि आसिफ ने कभी ये सोचा ही नहीं कि इस फिल्म से हमें कुछ पैसा भी कमाना है या फिल्म बनाने के बाद हमें अमीर होना है, पैसा कमाना है। कभी के आसिफ ने इस बारे में ध्यान था ही नहीं। वो तो एक छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ही गहराई से देखा करते थे और बहुत ही अध्ययन के साथ उन्होंने ये फिल्म बनाई। आप अंदाज़ लगा सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शकील बदायूनी जैसे शायर को इस फिल्म का एक गीत लिखने के लिए 110 बार गीत लिखना पड़ा और आसिफ ने 110 बार या 109 बार उस गीत को रिजेक्ट किया। बाद में फिर जा कर के जब नौशाद ने कहा कि अब ये गीत मुकम्मल हो चुका है, जो इन्होंने लिखा है यही गीत रहेगा, इसी पर मैं धुन बनाऊंगा, और वो गीत था प्यार किया तो डरना किया। आज कहेंगे गम का फसाना, जान भी ले ले चाहे ज़माना, ये आपने देखा है। तो मुग़ल आज़म हमेशा हिंदी फिल्मों के इतिहास में एक अमर फिल्म रहेगी और इस फिल्म को देख कर के न जाने कितने लोगों ने एक्टिंग सीखी, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बनी। कई ऐसे डायरेक्टर इस फिल्म को देख कर के पैदा हुए कि जिन्होंने बाद में बहुत अच्छा काम किया। ये अलग बात है कि के आसिफ ने सिर्फ 2 फिल्में बनाई, एक फिल्म बनाई थी फूल और दूसरी बनाई मुग़ल आज़म, और तीसरी फिल्म जो एक बना रहे थे उस फिल्म की शूटिंग के बीच में ही उनका इंतकाल हो गया था। तो फिर किसी और के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे लोग फिल्मी दुनिया में हुए हैं और उनका कितना बड़ा योगदान है। आज के लोग जिस सिनेमा को देख रहे हैं वो स्टंट पर ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं। बहरहाल आज दौर बदल चुका है, तो आज शायद नकल पर ही फिल्में बन रही हैं। अभी हाल ही में कई फिल्में ऐसी रिलीज़ हुई जिन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। कई फिल्में हमने देखी लेकिन हमें उनमें कुछ खास नज़र नहीं आया। तो सिनेमा की ऐसी जानकारी के लिए भी, पॉलिटिक्स के अलावा हम सिनेमा की जानकारी, फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के किस्से आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, हम कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपका जो मार्गदर्शन है, आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे तभी हम एक अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाएंगे। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आपके पास पहुंच जाएगी। आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आप हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, और जिस तरह से हमारा चैनल कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है उसके लिए मैं एक बार फिर से सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।